हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और थोड़ा सर के लिए भी थोड़ा अच्छा सोचें। इसलिए आप लोग से बहुत बहुत निवेदन है कि आप चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त को भी भेजें ताकि आप भी पढ़ें और वो भी पढ़ें और थोड़ा सर का भी कुछ भला हो जाए। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्रीशन अर्थात उत्सर्जन। हमने जय प्रक्रम में अभी तक पोषण, श्वसन, परिवहन ये 3 कंप्लीट कर लिया और आज हम लोग एक्सक्रीशन कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही जय प्रक्रम के चारों पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। ये पार्ट आपका कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग फिजिक्स लाएंगे। ठीक है, फिजिक्स का चैप्टर करेंगे प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है, ताकि उसको समझेंगे। आपको इतना रखना है कि बोर्ड से पहले आपका सारा सब्जेक्ट उस सर के हवाले है। ठीक है, शुरुआत हमारी लेट अवश्य हुई है लेकिन अंजाम हमारा सबसे अच्छा होगा, देखिएगा आप। चलिए देखते हैं उत्सर्जन क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है जीवों में शरीर से उपाचीय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। बड़ा अच्छा अच्छा चीज़ लिखा हुआ है। ये तो बोलिएगा कि सर इतना लंबा चौड़ा भाषण दे दिए, अपने बारे में इतना कुछ बताए, सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं। तो उत्सर्जन होता क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, उत्सर्जन का मतलब होता है, ठीक है, मतलब वो शरीर में, मतलब वो सारी चीज़ें जिसका उपयोग नहीं है, ठीक है, तो उसको अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं, वही उत्सर्जन कहलाता है। इसका शरीर को कोई ज़रूरत नहीं होता है और वो शरीर के लिए हानिकारक भी होती है। जैसे सुबह सुबह खेत जाते हो, अरे खेत नहीं जाते हो तो घर में भी सुविधा है बना हुआ, तो वहाँ जाते हो, किस लिए जाते हो? रोज़ निकालते हो जी। तो वो क्यों निकलता है? क्योंकि खाते हो तो निकालोगे भी, तो यही तो जीवन का कर्म है, खाना है और करना है। तो ये क्यों होता है? हम लोग खाना खाते हैं निकालने के लिए तो नहीं, और भी कुछ काम होता होगा। खाना खाते हैं एनर्जी के लिए, तो एनर्जी तो बॉडी में बन गया, लेकिन वो पार्ट जिसका कोई ज़रूरी नहीं था शरीर में, उसको शरीर बाहर निकाल दिया। ठीक है, जिसको रोज़ सुबह सुबह आप जाते हो और मस्त तृप्त होके आते हो। ठीक है, तो वही आप करते हो, उसी को एक्सक्रीशन बोलते हैं। उसके अलावा आपको तुरंत थोड़ा देर होता है पानी पीते हो, फिर लगता है कि बुलावा आ रहा है, फिर दौड़ के जाते हो। ठंडा में कभी पानी पिए और रजाई में घुस जाओ, उसके बाद जो तंग हो गए। ज़्यादा पानी ठंडा में पियोगे बुझा जाएगा। गर्मी में तो कम लगता है मूत्र, मतलब सूसू वूसू कम लगता है। उसका रीज़न ये है कि पानी पीते हो पसीने इतना निकल जाता है कि क्या उसमें होगा, लेकिन ठंडा आता है तो बुझा जाता है। तो चाहे पसीना की बात करें, चाहे मूत्र की बात करें, या हम लोग मल की बात करें, हाँ वही जो सुबह सुबह तुम खेतवा में निकालते हो, ठीक है, तो वो सब कहलाता है उत्सर्जन। क्योंकि उस चीज़ का हमारे शरीर को कोई आवश्यकता नहीं है और वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। उसमें वैसे चीज़ पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, और ज़बरदस्ती रोक के चलोगे ना तो तबीयत खराब हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है जब लगे तो जाओ, ये नहीं कि जरी दूगो और रेलवा देख लेते हैं तब जाएंगे, ये नहीं कि दूगो क्वेश्चनमा बना ले, दूगो और रेलवा देख ले। तो चलो उसी को बोलते हैं क्या, उत्सर्जन। तो उसको उत्सर्जन नाम है तो उत्सर्जित कर दीजिए। ठीक है, आगे क्या लिखा हो, तो वही उपापचीय क्रियाओं के प्रकार, मतलब जो पचने के बाद जो बच जाते हैं अवशिष्ट पदार्थ, उसको ही अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं और वही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। अब लिखा हुआ है जल संतुलन। ये क्या है? अब जल संतुलन क्या है? अब हम लोग पानी पिएंगे, ठीक है, पानी पिएंगे तो पानी क्यों पीते हैं? पानी भी क्योंकि हमारे शरीर को पानी चाहिए। एक तो क्यों, क्योंकि पानी शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए, मतलब शरीर को में जितनी पानी जल की आवश्यकता है उतनी जल हमारे शरीर में क्योंकि बना रहे उसके लिए, क्योंकि हमारा शरीर लगभग 75% जो होता है, 70 to 75% सिर्फ किसका बना हुआ है, मतलब उसमें जल ही जल है। तो जल ही जीवन है, इसलिए जल को लेते हैं तो जल को निकालना भी है। ठीक है, तो जल संतुलन बनाए रखने के लिए भी इसके लिए जल हम लोग लेते हैं। तो जल संतुलन क्या होता है इसको देखते हैं। शरीर में जल की मात्रा का संतुलन इस क्रिया द्वारा होता है उसे जल संतुलन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें वैसा कुछ लिखा नहीं है, इसको ओस्मो रेगुलेशन, ठीक है, ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं इंग्लिश में। जल संतुलन का मतलब क्या है, जैसे कि अभी मान लीजिए गर्मी लग रहा है, थोड़ा थोड़ा, उतना गर्मी तो नहीं लग रहा है, थोड़ा देर के बाद पसीना मेरे पास साफ साफ आ जाएगा।
ठीक है। ओस्मोरेगुलेशन मतलब जल संतुलन का मतलब होता है हमारे शरीर में जितनी जल की आवश्यकता होती है उतना हम ग्रहण करते हैं, उसके अलावा उसको हम बाहर से निकाल देते हैं। साथ साथ वातावरण का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, उसके ताप के बराबर हमारे शरीर उस ताप तक नहीं पहुंच पाता है, तो उसको ठंडा रखने के लिए हमारी शरीर एक और चीज़ उत्सर्जित करती है, इसको हम लोग पसीना बोलते हैं। उसको वहाँ पे हमारे शरीर पे लाती है ताकि अंदर से हमारा शरीर ठंडा रहे और वो क्या हो, और ये वाष्प के रूप में जो जल है, जल जो पसीना के रूप में हमारे शरीर के ऊपर आ जाता है। तो ये भी जल संतुलन बनाए रखने के लिए ही होता है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ उत्सर्जी पदार्थ, क्योंकि हम लोग उत्सर्जन की बात कर रहे हैं तो क्या क्या उत्सर्जी पदार्थ हैं जो हमारे शरीर से निकलता है उसकी बात करेंगे। तो क्या क्या है, पहला तो CO2। अब भाई CO2 कहाँ निकलता है, ना हम लोग ये जाते हैं तब निकलता है, ना हम ये जाते हैं तब निकलता है। ये जाते तो थोड़ा पुड़ पड़ाका का आवाज़ आता है, थोड़ा तो निकलता ही है तो एक्चुअली होता क्या है, CO2 जब हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, छोड़ना भी तो उत्सर्जन हुआ जो सांस छोड़ते हैं, क्योंकि हमने श्वसन में आपको पढ़ाया था कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे शरीर में कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, तो उसको हम लोग अपने शरीर से बाहर निकाल जाते हैं, तो उसका क्या हुआ, उत्सर्जन किए, तो CO2 का उत्सर्जन हुआ। उसके अलावा मूत्र का, हम लोग जाते हैं, बार बार जाते हैं, और जब हम लोग छोटे थे नहीं भी लगता था तो भी जाते थे, सर जी लगल है जाए, तो वही सब है। तो ये क्या है, हम लोग उसका उत्सर्जन करते हैं। क्यों, क्योंकि प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप नाइट्रोजनी पदार्थ अमोनिया और यूरिया ये हमारे शरीर में बन जाता है, और ये जो होता है ना, ये बहुत ही विषैला होता है, ठीक है, हमारे शरीर को इसकी एकदम ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग इसको अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए हम लोग को बार बार लगता है वो हानिकारक होता है, तो क्या मूत्राशय में आके जमा हो जाता है, फिर हम लोग बोलते हैं कि जाने का समय हो गया, तो हम लोग जाते हैं, फिर निकाल के आते हैं, फिर पानी पीते हैं, फिर लगता है, फिर जाते हैं, पता नहीं जब से जन्म लिए हैं कितना बार कर चुके होंगे। ये भी सही बात है। उसके अलावा पसीना निकलता है, गर्मी में तो क्या बताएं क्या निकलता है, कुछ ज़्यादा ही निकलता है। उसके अलावा मल, वही जो खेत में जाते हैं अपने अपने दोस्त के साथ जाते हैं बतियाते हुए, आप लोग का वो ज़माना चला गया भाई, हम लोग का ज़माना था, हम लोग जाते थे अपने दोस्त के साथ, स्पेशली मीटिंग करने के लिए जाते थे। हा हम लोग के एक कहानी सुनाते हैं, हम लोग के भैया लोग थे, बड़े बड़े भैया लोग थे, अब वो हम लोग को क्रिकेट खेलने नहीं देते थे, मेरा ही ज़मीन था आगे में, घमंड भी लोग तुमको चढ़ाता था, अरे भाई तुम्हारा ज़मीन है तुमको खेलने नहीं दे रहा है। छोटे छोटे थे, हम बोलते थे भैया हमको खेलने दीजिए, बोलते थे क्या खेलेगा, क्योंकि सब बड़े बड़े थे, अभी हम लोग के एज के थे और हम लोग थे छोटे छोटे, तो खेलने नहीं देते थे। तो हम लोग जाते थे रतिया को, और जहाँ पे किलवा करते थे ना वहीं खोदते थे, वहीं पे जाके करके आ जाते थे। सुबह सुबह जैसे किल्ला करते थे, ऐस ओम नमः शिवाय तो हम लोग कुछ कुछ कांड किए हैं वो सब, ठीक है, तो उसका त्याग करना, ठीक है। तो ये उत्सर्जन हुआ, जरा इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि उत्सर्जी, एक तो हम उत्सर्जी पदार्थ की बात करिए, उत्सर्जी अंग क्या क्या होगा, तो उत्सर्जी अंग कौन कौन से हो जाएंगे, हम लोग कहाँ कहाँ से उत्सर्जन करते हैं, त्वचा से करते हैं, त्वचा, क्योंकि शरीर से क्या होता है ना, त्वचा से ही पसीना आता है। उसके अलावा फेफड़ा से हम लोग क्या करते हैं, जैसे CO2 को, मतलब ऑक्सीजन को लिए CO2 को निकाले, तो CO2 को निकाले तो वो उत्सर्जन हुआ, तो फेफड़ा हुआ। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा हो गया आपका मूत्राशय से क्या हम लोग क्या करते हैं, मूत्र को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। उसके हो गया मलाशय, उससे हम लोग मल को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। तो ये सब क्या कहलाता है, ये सब होता है उत्सर्जी क्या अंग होते हैं, क्योंकि इनसे हम लोग उत्सर्जन करते हैं, उन अवशिष्ट पदार्थों को अपने शरीर से बाहर निकाल देने का कोई काम नहीं है, ठीक है, तो वो कहलाता है। चलिए पहले इसको लिखिए, फिर हम लोग उसके बारे में बताएंगे। चलिए किया जाए। ठीक है, हम उत्सर्जी अंग की बात कर रहे थे। अब जैसे कि ये तो हमने लिखा है बहुकोशिकीय जीव मतलब स्तनधारी जीव जो बड़े बड़े स्तर पे होते हैं, हम लोग जैसे हम मानव की बात करते हैं, ठीक ना। यहाँ हमने उत्सर्जी अंग के बारे में लिखा है त्वचा जिससे कि पसीना का बहाव होता है, पसीना हमने पहले लिखा था इसलिए वहाँ पे इतना मेंशन नहीं किया है। फेफड़ा, जिससे हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। मूत्राशय, इससे हम लोग मूत्र को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं।
ठीक है। उसके बाद आता है आपका मलद्वार। मलद्वार जिसे कि मल का निष्कासन हमारे शरीर में होता है। एक कोश के जीव में, क्योंकि उनका शरीर एक कोश किए है, तो वो सारा काम विसरण के द्वारा ही करते हैं। ठीक है, तो विसरण के द्वारा ही उनसे क्या किया जाता है, वो उत्सर्जन करते हैं। पेड़ में उत्सर्जन जो होता है पत्तियों द्वारा भी होता है, तनों द्वारा भी होता है और जड़ के द्वारा भी होता है। पत्तियों में रंध्र के द्वारा होता है, तने में वातरंध्र, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि वो जो सांस जो है कहाँ से, मतलब वो क्या कहते हैं, क्या पौधों में सिर्फ जो होता है कि हम लोग कि क्या पौधे सिर्फ जो है आपके कहाँ से वो ग्रहण करते हैं, जल ग्रहण करते हैं या सांस कहाँ से लेते हैं, कहाँ से ऑक्सीजन। तो उसमें हमने पढ़ा था कि रंध्र होते हैं, तना में वातरंध्र होता है और इसमें मूलरोम होता है। ठीक है, तो वो सभी जगह से उनमें से क्या होता है, उत्सर्जन भी होता है। ठीक है, तो पत्तियों से भी होता है, तना से भी होता है, जड़ से भी होता है। ठीक है, अब उत्सर्जित पदार्थ क्या है मैंने यहीं पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिन कहलाता है। ठीक है, ये चीर आदि पेड़ों में निकलता है और ये चिपचिपा टाइप का पदार्थ होता है। ठीक है, उसके अलावा गोंद का लड्डू खाया होगा, एक बार खाओगे नहीं खाओगे, कभी ना कभी अपनी लुगाई को जरूर खिलाओगे। ठीक है, ये कीकड़ या बबूल, ठीक है, आदि से पाए जाने वाला पदार्थ है। ठीक है, इसी से गोंद बनता है, गम बनता है, वही गम जो जीवन में है। ठीक है, उसके अलावा गोंद का लड्डू भी बनता है, और भी चीज़ से पाया जाता है। लेटेक्स की बात करते हैं, ये दूधिया जैसा होता है। ठीक है, कनेल का पेड़, कनेली का पेड़ होता है, उसको तोड़ोगे उससे भी निकलेगा। बचपन में हम लोग डरते थे, सही में खतरनाक होता है भाई, कि आँख में पड़ जाएगा तो अंधे हो जाएंगे, सही में हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत खतरनाक होता है। ये रबड़ क्या, ये क्या लिख दिए जी, हाँ मतलब पपीते आदि से निकलता है, पपीता से भी निकलता है, बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा दाग लग जाता है, कपड़ा उपड़ा पर गिर गया तो कपड़ा को बर्बाद ही कर देगा। ठीक है, तो लेटेक्स होता है। टैनिन की बात करते हैं। टैनिन जो होता है छाल और पत्तियों में पाया जाने वाला अवशिष्ट होता है। ये क्या करता है ना, छाल के ऊपर जमा हो जाता है, इससे छाल मोटा हो जाता है। वो एक्चुअली रहता है उसका उत्सर्जी पदार्थ है, लेकिन उसको वो अपने शरीर के बाहर आवरण बना लेता है ताकि उसका शरीर जो है मोटा हो जाए। देखो बहुत सारा जो होता है पेड़ होता है, उसमें कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति एक मृत जीवी कोशिका होती है। ठीक है, तो बहुत कोई क्या करता है ना, उत्सर्जन में उसको बाहर अपने उत्सर्जन मतलब उसी को उत्सर्जन करता है ताकि उसके शरीर के लिए प्रोटेक्टिव लेयर बना ले, मतलब उसके बाहरी आवरण को घेर ले, ताकि कोई उसको, जैसे कोई हम लोग आके गाय के देह रगड़ लेती है, तो कोई भैंस आके रगड़ लेता है, तो पेड़ पौधा भी तो अपने बचाव के लिए कुछ करेगा नहीं। एक तो बेचारा हिलता नहीं है, इसलिए जो उसको आता है उस पर रगड़ देता है। कोई आई लव यू सोनम, तो कोई सोनम बेवफा थी, तो कोई कुछ लिख देता है, तो बेचारा पेड़ भी तो अपने लिए कुछ करेगा, तो वही करता है। नोट डाउन कीजिए। जंतुओं में उत्सर्जन कैसे होता है हम इसे देखेंगे, तथा एक उसके जीवों में उत्सर्जन के बारे में भी मैंने बताया। तो एक छोटा छोटा पॉइंट मैं लिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर बोर्ड्स में आगे अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप उसको लिखोगे भी, तो वो कैसे लिखोगे उसके बारे में मैंने बता दिया। अगर मान लो मैं नहीं लिखता, नहीं बताता, तो फिर क्या कहता है, बोलोगे अरे भाई सर तो डेफिनेशन किसी का परिभाषा ही नहीं लिखा रहे हैं, एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे। फिर बोलोगे अरे साला वो चैनल वहाँ पर लिखा रहा है तो वो अच्छा है। तो अच्छा बुरा कोई नहीं होता है, सब अच्छा ही पढ़ाता है। आपको जहाँ सही लगता है वहाँ पे देखो। सबसे अच्छा चीज़ होता है समझना। समझोगे तो लिख लोगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा एक बार में नहीं कि सीधा दौड़ा देंगे, धीरे धीरे करके। अभी हाथ पकड़ रहे हैं तुम्हारा, बाद में तुमको खुद दौड़ने देंगे। अभी लिख लिख के बता रहे हैं। लिखा हुआ है, जटिल कोशिकीय जंतुओं में अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए विशेष रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में आता है कि उत्सर्जी अंग क्या होता है, तो क्या लिखोगे, मतलब वैसा अंग, ठीक है, वैसा अंग जिसको क्यों बनाया जाता है, मतलब विशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए जो बनाया जाता है, वो जो बाहर निकालती हैं वो कहलाती हैं कौन सा, उत्सर्जी अंग। मतलब वो क्या कहते हैं, उसको उत्सर्ज कर देती है, बाहर निकाल देती है। अब निम्न श्रेणी में देखते हैं। निम्न श्रेणी में जंतुओं जैसे कौन कौन हो जाएंगे भाई, प्रोटोजोआ हो गए, अमीबा हो गए, ये सब होते हैं ना, में विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं, क्योंकि वो पहले ही एक कोशिकीय है। तो काहे का उसमें तो जैसे बहुकोशिकीय जीव में ना होगा कि हर चीज़ के लिए अलग है। बोलने के लिए मुंह दिए हैं, सांस लेने के लिए नाक मुंह दोनों दिए हैं, हाथ देखो दो दो को हाथ दिए, दो दो को पैर दिए,
भगवान जी बहुत सोच समझ के दिए हैं भाई, 2 आँख दिए, 2 पैर दिए, 2 हाथ दिए, ठीक है, 2 किडनी भी दे दिए, जिसके बारे में वृक्क अभी हम लोग बात करेंगे, लिखे भी होंगे आपके बारे में, देखिए वृक्क, यहाँ हमने किडनी के बारे में लिखा है, तो 2 वृक्क भी दिए। लेकिन देखने वाला बात है कि दिल एक ही दिए, एक के को तो 75 को पर धड़कते रहता है, 2 को देते तो साला आगे लगा देता है ना। तो देखो इसी के लिए जो जो ज़रूरी है उसी को 2 को देना चाहिए, ठीक है। तो सर्जी अंग नहीं होते, तो जैसे अमीबा में CO2 तथा नाइट्रोजनी पदार्थों के मुख्य रूप से कौन होता है उसमें, अमीबा, ठीक है। ये बहुत ही खतरनाक होता है, उसको निकालने के लिए, उसको उत्सर्जित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, विशरण विधि का उपयोग करते हैं, और क्या करते हैं, अपने ही शरीर के आसपास फैला देते हैं, ठीक है। मनुष्य में उत्सर्जन कैसे होता है, ठीक है। मनुष्य तथा सभी वर्टिब्रेटा क्या होता है, जरा इसको समझते हैं थोड़ा। हिंदी कोई कोई चीज़ इंग्लिश शब्द को हिंदी में नहीं लिखा, वर्टिब्रेटा बोलते हैं, ठीक है। वर्टिब्रेटा होता है, वी होता है क्या, वी होता है, वर्टिब्रेटा यही होगा, ठीक है। तो वर्टिब्रेटा में क्या होता है ना कि एक्चुअली वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम ये होता है आपके शरीर का जो रीढ़ का हड्डी होता है ना, ये आपका रीढ़ का हड्डी है, ठीक ना, ये आपका रीढ़ का हड्डी है, ये जिसके अंदर पाया जाता है उसको, इसको बोला जाता है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो जिसके अंदर ये पाया जाता है उसको बोला जाता है क्या, वर्टिब्रा। तो क्या, तो वर्टिब्रेटा। तो यहाँ पे क्या बताया है, यहाँ बताया ये है कि वैसे मनुष्य या जिसमें जो भी वर्टिब्रेटा में आते हैं उस सभी में क्या होता है, उत्सर्जन के लिए एक खास अंग दिया जाता है जिसको बोलते हैं वृक्क, ठीक है, किडनी, ठीक है, किडनी बोलते हैं। यही किडनी जो है 2 देता है। हम लोग बचपन में जब भी कोई आईफोन ख़रीदता है ना, तो हम बोलते हैं कहीं किडनी तो नहीं बेच दिया, ठीक है, कि आईफोन तो बिना EMI पे लेने तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो कोई भी देखा बोले किडनियाँ तो नहीं बेच दिए, क्या किडनी 2 होता है। और किडनी का काम क्या होता है ना, किडनी का काम होता है हमारे ब्लड, जो खून होता है ना, रक्त, उसमें गंदगी जब फैल जाता है तो उसको साफ़ करता है, उसको छानता है, और उसमें जो अमोनिया होता है या फिर जो भी अपशिष्ट जैसे यूरिया, ये सब चीज़ को क्या करता है ना, छान के बाहर निकालता है, और उसको ही मूत्राशय से फिर मूत्र मार्ग होते हुए बाहर निकालता है। तो मतलब इसका काम क्या होता है इसको छानना, रक्त को छानना, रक्त को छान के बाहर निकाल देना। मतलब अगर ये छछनिया नहीं रहेगा ना तो रक्त जो है साफ़ नहीं हो पाएगा। जिसका लीवर ख़राब होता है, ये वो डायलॉग है फिर हेरा फेरी में, अरे बाबा जिसका भी खराब किडनी खराब, आधा जीवन तो साला बाथरूम में बीत जाता है, क्योंकि किडनी खराब है तो पानी पियोगे तो रुकेगा नहीं, तो फिर सूसू, फिर पानी पिए, फिर सूसू, ठीक है। तो क्योंकि जब मेन कार्य तो होगा नहीं, तो पानी पिए शरीर से बाहर निकल जाएगा, है ना। तो उसका काम होता है ब्लड को छानना, ये भी याद रखिएगा। तो उसमें क्या होता है, जंतुओं में वृक्क जो कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, उत्सर्जी अंग है, इसका बस वही काम है, उत्सर्जी अंग। आइए 2 दिया जाता है क्योंकि भगवान को भरोसा है कि एगो हम लोग खराब कर लेंगे तो दूसरा पे हम लोग जिंदा रहेंगे, ठीक ना। एक हम लोग के बाबा हैं, बहुत ही पूजनीय बाबा हैं, क्या तो नाम है बाबा का, अरे जिसके पास विराट कोहली और जाते हैं, विराट कोहली अनुष्का शर्मा खूब जाते हैं, बाबा जी एकदम चोटी बांधे रहते हैं ऊपर, बहुत अच्छे बाबा हैं, प्रेमानंद जी महाराज। उनका क्या है, उनका भी उन डायलिसिस पे चलते हैं, ठीक है, उनका भी दोनों किडनी खराब है। तो भगवान ही, क्योंकि वो खुद उन पर भगवान, साक्षात भगवान का आशीर्वाद है उनके ऊपर कि वो क्या है, वो अभी तक जीवित हैं और हम लोग को मार्ग प्रदर्शित करते हैं जीवन के, ताकि जीवन हम लोग का कैसे अच्छा बन सके। तो वो देखो उन पर भी भगवान का आशीर्वाद है, वो जिंदा है डायलिसिस पे। डायलिसिस क्या होता है इसको भी थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, क्योंकि हो सकता है क्या पता एग्ज़ाम में डायलिसिस पूछ दे। तो डायलिसिस क्या होता है ना, वैसा एक तकनीक है, व्यवस्था है जो साइंटिस्ट बनाया है, व्यवस्था है कि अगर आपका दोनों किडनी काम ना करे तो एक कृत्रिम किडनी अर्थात वृक्क का निर्माण करता है, वो आपके शरीर में उसको फिट किया जाता है और उससे आपके ब्लड को साफ़ किया जाता है और वो आपको मूत्र मार्ग के द्वारा निकल जाता है। ये अलग से मशीन लगाता होगा भाई, देखे नहीं है कभी, उससे बाहर निकालता है, इंसान जिंदा रहता है। लेकिन देखो भाई, जो नेचुरल होता है सो नेचुरल होता है, वो उसमें वो वाला बात तो होगा नहीं जो भगवान बना के दिए हैं। भगवान वाला मशीन का बातें अलग है, लेकिन फिर भी जिंदा है, बहुत बड़ी बात है। तो डायलिसिस के थ्रू होता है, ठीक है।
अब देखते हैं वृक्क के 3 मुख्य भाग होते हैं। एक होता है मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। ठीक है, मूत्रवाहिनी क्या होता है, किडनी से एक छोटा सा 2 पाइप लगा हुआ होता है, उसको मूत्रवाहिनी बोलते हैं। ठीक है, उसके नीचे आता है मूत्राशय। मूत्राशय वो है जहाँ पे मूत्र जमा होता है। ठीक है, और फिर जब जमा हो जाता है तो घंटी बजता है टन टन कि पानी की टंकी भर चुकी है, कृपया इसको बहा के आएँ। तो फिर आपको लगता है सूसू और मूत्र मार्ग से आप इसको बाहर निकाल देते हैं। चलिए लिखा जाए। यहाँ मैंने मानव मूत्र तंत्र और नेफ्रॉन ये दोनों का सचित्र बना दिया है। चित्र में साथ साथ सबका नाम लिखा है। ठीक है, मैं अभी बात कर रहा था मानव मूत्र तंत्र की। मैंने अभी नेफ्रॉन के बारे में आपको कुछ नहीं बताया है, लेकिन जब मैं फिगर बना रहा था तो साथ में जगह था तो एक साथ दोनों फिगर बनाया। ये दोनों फिगर आपको कंठस्थ याद होना चाहिए किसी भी कारण से, क्योंकि इन दोनों में से एक तो 110% कन्फर्म है, उसमें भी इसकी संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा हैं, इसकी आने की संभावना। जब हम मैट्रिक में थे तो यही आया था। ठीक है, इसलिए लग रहा है कि इस बार भी यही आएगा। और हर बार का क्वेश्चन में देख रहे हैं कभी ये लेकिन ज़्यादातर ये पूछा हुआ है, तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये कि इसका सचित्र वर्णन करें, चित्र बनाएं। चित्र बनाओगे 1-2 लाइन लिख दोगे, नंबर 5 नंबर कहीं से कहीं नहीं गया। तो होमवर्क की तरह इसको लिखो, देखो, बनाओ, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड बना सकते हो बनाओ। और नाम बहुत कम लिखा है मैंने, उतना ही नाम लिखा है जितना आपके लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि पूरा गदर गदर के भर दिए, उतना ही भरे जितना ज़रूरी था। ठीक है, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ एक सिरा जाती है और एक धमनी जाती है, क्योंकि हमने आपको बताया कि इसका काम क्या होता है, ब्लड को साफ़ करना। ठीक है, ब्लड को साफ़ करना भी एक काम है। ऐसा नहीं कि पानी पिए और सीधा आ गया, उसके पीछे का पूरा रीज़न भी जान लेना चाहिए। जो नहीं बताते हैं उनमें उनकी गड़बड़ी है, लेकिन एज ए टीचर मेरा बताना मेरा फ़र्ज़ है कि आपको पूरी जानकारी मिले। ठीक है, तो धमनी सिरा या ये आपकी वृक्क है, यही क्या करती है, उसको साफ़ करती है और पानी को, मतलब कि जो कि जिसमें कि आपकी मतलब ये अरे भाई क्यों भूल जाते हैं, मतलब जिसमें, अरे बोलने का क्या मतलब ना, अभी हम लोग यूरिया की बात कर रहे थे, एमिनो एसिड की बात कर रहे थे, ये सब चीज़ क्या है ना, एमिनो एसिड नहीं होता है। ठीक है, अमोनिया होता है, यस अमोनिया की बात कर रहे थे। ठीक ना, तो वो सब क्या है, उस सबको छानती है ब्लड से और कहाँ निकालती है, सबको डालती है आगे चल के मूत्रवाहिनी में। ठीक है, ये वृक्क हो गया, उससे मूत्रवाहिनी, फिर मूत्राशय, फिर मूत्रमार्ग के द्वारा उसको बाहर निकाल देती है। तो ये तो आपका फिगर हो गया, ये आपका मानव मूत्र तंत्र का है, ये नेफ्रॉन का है। नेफ्रॉन में ये देखिए 2 वाहिनियाँ आती है यहाँ पे, ये अविवाही धमनी आती है, दूसरा अपवाही धमनी आती है, 2 धमनी, और ये बीच में जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, और यहाँ पे ये वोमेन संपुट होता है, ये गोल जैसा आकार का होता है। ठीक है, यहाँ ये हेलने का चाप है, हेलने का चाप ये छोटा सा घुमा हुआ होता है। मैंने जो आपको डायग्राम बनाया ये सबसे इजी डायग्राम है, भारतीय वन की किताब में ऐसा ही डायग्राम दिया हुआ है। गलती से भी एनसीईआरटी किताब मत देखना, बड़ा ही रद्दी टाइप का नेफ्रॉन बनाए हुए हैं, कभी नहीं समझ में आएगा। एग्ज़ाम में उसको देखो छापोगे तो कभी छाप ही नहीं पाओगे, मतलब सीखोगे कि सीखते हैं बनाना, सीख ही नहीं पाओगे, इतना रद्दी बनाया हुआ है एनसीईआरटी में। तो दोनों फिगर बनाओ, प्रैक्टिस करो बढ़िया से, देखो बनाओ बढ़िया से। हम लोग मानव उत्सर्जन की बात कर रहे हैं। अभी हमने फिगर देखा, फिगर में मैंने दोनों के बारे में बताया, मानव उत्सर्जन के बारे में या नेफ्रॉन के बारे में ही। तो उसके बारे में पॉइंट लिख दिया, ये पॉइंट 5 नंबर का आपके एग्ज़ाम में पूछेगा और ये आपको एज इट इज़ लिखना है, इससे आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। देखते हैं क्या कह रहा है। लिखा हुआ है मनुष्य में 1 जोड़ा वृक्क होता है। 1 जोड़ा का मतलब 2 होता है, ठीक ना, क्योंकि हम बोलते भी हैं 2 किडनी 1 दे देंगे तो क्या होगा, इसी के लिए 1 किडनी से आईफोन खरीद लेते हैं। ठीक है, प्रत्येक वृक्क उदर गुहा की पृष्ठ देह भित्ति से सटे हुए क्या है कि केसूर दंड के दौड़ स्थित होता है। मतलब क्या होता है, केसूर दंड का मतलब होता है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये केसूर दंड के इस वाले पार्ट मतलब एकदम यहाँ पे स्थित होता है। ठीक ना, प्रत्येक वृक्क कैसा होता है, ठोस होता है, गहरे भूरे लाल रंग का होता है तथा इसका आकार सेम के बीज, सीम का बिच्चा होता है ना, कभी सीम खाए होगे तो सीम का बिच्चा देखोगे, सीम के बिच्चे का आकार का होता है।
आगे, यह करीब 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 2.5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर तक मोटा होता है। ठीक है, इतना लंबा होगा, इतना चौड़ा होगा, इतना मोटा होगा। ठीक है, आगे देखिए, वृक्क की बाहरी सतह को क्या बोलते हैं? बाहरी सतह जो उभड़ी हुई होती है उसको बोलते हैं उन्तोदर, कन्वेक्स। ऐसे कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन में भी लिखा हुआ है। तो बाहरी सतह को क्या बोलते हैं? उन्नोत्तर बोलते हैं। भीतरी सतह को अनुत्तर बोलते हैं, जिसको ही हाइलम बोलते हैं। ठीक है, हाइलम भी बोलते हैं। ठीक है, प्रत्येक वृक्क हाइलम से प्रत्येक वृत्त के हाइलम, देखिए यही हाइलम की बात अभी हम लोग यहाँ लिखा है, उन्नोत्तर को हाइलम भी कहते हैं, ये याद होना चाहिए। ठीक है, हाइलम से एक मूत्र वाहिनी निकलती है। मतलब जहाँ जहाँ हाइलम होगा, हाइलम समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? अभी फिगर बनाए थे, फिगर में ये वाला पार्ट जो था ना, ये वाला पार्ट, इसी के अंदर जो निकलता है, अंदर से निकलता है मूत्रवाहिनी, निकलता है इसके अंदर से, और ये नीचे मूत्रवाहिनी, इसके बारे में आपको बताए थे। ये हो गया आपका, ये फिगर था ये वृक्क का, उसके अंदर से मूत्रवाहिनी निकलता था। ठीक है, तो ये अंदर वाला पार्ट, क्योंकि अंदर हम बाहर उभड़ा हुआ पार्ट होता है क्या? कन्वेक्स। अंदर जो धंसा हुआ पार्ट होता है वो होता है कनकेव। तो उसी की बात कर रहा है। मूत्रवाहिनी पीछे की ओर मूत्राशय में खुलता है। ठीक है, यही जाएगा नीचे मूत्राशय में खुलेगा। अब मूत्राशय से क्या होगा? मूत्र वहाँ जमा होगा, फिर वो मूत्र माड़ के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाएगा। यही फंडा है उत्सर्जन का। ठीक है, इसी उत्सर्जन में इतना झमेला है, मतलब उसको समझने में। बाकी है बड़ा सिंपल काम, सिंपल काम है, लेकिन जब रुक जाएगा ना तो बड़ा कष्ट देगा। चलिए नोट डाउन कीजिए। देखिए, अभी हमने मानव में उत्सर्जन देखा, उसके बारे में कुछ पॉइंट लिखा दिया। अब हम लोग नेफ्रॉन के बारे में देखते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन अभी जस्ट फिगर बना के दिखाया था, वो फिगर को बगल में रख लो, या तो स्क्रीनशॉट लिए होगे तो उसको देखते रहना, क्योंकि उसका ज़रूरत पड़ेगा। इसलिए क्योंकि नेफ्रॉन की संरचना में, नेफ्रॉन जब भी हम बात करेंगे, ठीक ना, नेफ्रॉन को ही वृक्क नलिकाएँ भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर आपको बुक्स जहाँ भी दिखेगा वहाँ पे आपको नेफ्रॉन ही वर्ड लिखा हुआ रहेगा। साथ में आपके बोर्ड्स में भी जो आएगा वहाँ पे भी लिखा हुआ रहेगा नेफ्रॉन का सचित्र बनाएं। इसलिए आप नेफ्रॉन ही याद रखें। ठीक है, हिंदी साथ में रखे वृक्क नलिकाएं, हालांकि नेफ्रॉन भी हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन ये टर्म इंग्लिश है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है प्रत्येक वृक्क में लगभग, देखिए कितनी होती है, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख वृक्क नलिकाएं होती हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन, ठीक है, प्रत्येक नेफ्रॉन प्याले जैसी, अभी हमने बनाया था ना फिगर, ये इस तरह से बनाया था, तो ये देखो प्याले जैसी आकार की है ना, क्या प्याले जैसी संरचना की होती है, जो जिसे वोमेन संपुट कहते हैं। आप वहाँ नाम देखो, इसका नाम हमने वोमेन संपुट लिखा था, इसमें ऐसे ऐसे करके एक मार्क दिया है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, यह ग्लोमेरुलस नामक रक्त कोशिका के एक जाल से घिरा होता है। देखो जाल इसके अंदर है ना, वोमेन संपुट एवं ग्लोमेरुलस, क्या है, ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? मेल्पिगियन कोष कहते हैं। ठीक ना, तो मतलब हम दोनों की बात करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? मेल्पियन कोष बोलेंगे। ठीक है, मेल्पिगियन कोष बोलेंगे। कोष मतलब होता है वो रखने का स्थान, जहाँ पे हम कुछ रखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, लिखा हुआ वृक्क नलिका काय में समीपास्थ और समीपा मतलब जो नज़दीक का होता है और दूर, दोनों का। पहले समीपस्थ हो गया और दूरस्थ हो गया, ये दो भाग होते हैं, दो कुंडलित भाग होते हैं। जो कुंडलित भाग का मतलब जो हमने फिगर बनाया था ना, एक बार इस तरफ मुड़ा था, एक बार दूसरे तरफ मुड़ा था, तो दो भाग में मुड़ा रहता है। ठीक है, समीपस्थ भाग जो होता है उसको अवरोही, ठीक है, अवरोही, और दूसरे दूरस्थ भाग जो है वो क्या है? अधिरोही, और जिसे ही हम क्या बोलते हैं? अभी हमने वहाँ पे लिखा हुआ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, हेनले का चाप। अब फिगर में देखो वहाँ पे हमने हेनले का चाप लिखा है, उसमें क्या है? अवरोही और अधिरोही। ठीक है, दोनों फॉर्म में, मतलब एक बार आपका इस तरफ मुड़ा हुआ है, दूसरी बार आपका इस तरफ मुड़ा हुआ है। फिगर में देखो, ठीक है, यहाँ पे बीच में आपका नीचे जो दिया हुआ है हेनले का चाप हमने लिखाया था, इस तरह स्ट्रक्चर में होगा। ठीक है, उसी को हेनले का चाप बोलते हैं। ओके, अब वृक्क के कार्य देखेंगे। वृक्क के कार्य को 3 चरण में बांटा गया। वृक्क का तो कार्य होता ही है, मतलब मूत्र का मतलब हमारे शरीर से अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाला, तो वो तो मूत्र को ही बाहर निकालता है, तो मतलब ये ब्लड को क्या करता है? ब्लड को साफ करता है। तो वो 3 चरण में होता है। पहला चरण का नाम है ग्लोमेरुलस, दूसरा होता है ट्यूबुलर पुनर्वोशोषण जिसको होता है ट्यूबुलर क्या स्त्रवन,
ठीक है। श्रवण थोड़ा सा, हाँ श्रवण सही वर्ड है, ठीक है। एक्चुअली इसको बोलना चाहिए, नहीं नहीं ट्यूबुलर श्रवण सही शब्द है, हालांकि बुक में आपका यही वर्ड लिखा हुआ है इसलिए एज इट इज़ ये लिखा गया है। पहला का इस ये क्या करता है ना, जो हम लोग बात करते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन की, तो ये फिल्टर, ये क्या करता है फिल्टर, इसका नाम ही लिखा हुआ है फिल्टर, मतलब साफ़ करना। घर में पानी वानी वाला होगा ना, उसको आप साफ़ करने में उपयोग करते हो, मतलब पानी साफ़ करने, फिल्टर नहीं मंगाते, वही फिल्टर की तरह है। इसका क्या होता है, छानने का कार्य होता है, ठीक है, छन्ना की तरह कार्य करती है। ये जो होता है अविवाहित धमनिका होती है, जो अविवाहित धमनिका होती है वहीं पे ये क्या करता है, यूरिया, अम्ल, जल, ग्लूकोज आदि सबका क्या होता है ना, वो ब्लड से सीधा पहुंचते हैं कहाँ, वहाँ पे उसको छानती है। और जो हम बात करें ये ट्यूबुलर पुनर्वशोषण की, मतलब इसका काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का काम होता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, मतलब वो अपने अंदर शोषण को, जो ज़रूरत का चीज़ है शरीर उसको रख लेती है। जैसे यहाँ मैंने इसी के लिए ग्लूकोज का ऐसे फिगर बनाया कि ग्लूकोज देखो उधर से छान रही है, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज को हमारे शरीर में ज़रूरत है, आगे चल के उसी को ऑक्सीजन की मदद से हम लोग तोड़ेंगे और एटीपी बनाएंगे। तो जिस चीज़ का ज़रूरत है उसको शरीर रख लेती है, और बाकी चीज़ को वो क्या करती है, ये फिर वहाँ से ये आता है इसके अंदर, ठीक है। मतलब यहाँ से ये पहुँचेगा इसके अंदर, और यहाँ से ये कहाँ भेजेगा, ब्लैडर, ब्लैडर का मतलब होता है मूत्राशय, ठीक है। वहाँ से वो सीधा ब्लैडर में भेजेगा, और ब्लैडर से हमारे शरीर से मूत्र मार्ग से होते हुए वो बाहर निकल जाएगा, है ना। तो ये कार्य होता है पूरा तरह से, ठीक है। इसमें 3 चरण में कार्य हो रहे हैं। पहला में क्या हो रहा है कि जितने भी पदार्थ हैं वो सीधा कहाँ आ रहे हैं, रक्त से पहुँच रहे हैं आपके फर्स्ट स्टेज में, ग्लोमेरुलर में पहुँच रहे हैं, वहाँ से वो छान के सेकेंड में जा रहे हैं, ठीक है ना, ट्यूबुलर पुनर्वशोषण में जा रहे हैं, जिसका एब्जॉर्प्शन कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। अब फिर हम लोग थर्ड में श्रावण में जा रहे हैं, ठीक है। ये तीसरा वो उसके कहाँ भेज रहा है उसको, यूरिनरी ब्लैडर अर्थात मूत्राशय में भेज रहा है, और उसके बाद वो मूत्र मार्ग से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये क्रिया होती है पूरा उत्सर्जन की क्रिया, ठीक है। इसके बाद आपके चैप्टर में वैसा कुछ रहा नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि पेड़ पौधे अपना उत्सर्जन कैसे करते हैं, सबसे शुरुआत में ही बताया, ठीक है। उसके अलावा आपको एक डायलिसिस बताना था, तो डायलिसिस के बारे में मैंने आपको एक जानकारी दे दी कि डायलिसिस जब जिसकी वृक्क कार्य नहीं करते हैं, तो वैसे में वो क्या करते हैं, डायलिसिस पे रहते हैं, और वो कृत्रिम रूप से एक वृक्क का निर्माण करते हैं, और उससे ही वो क्या करते हैं, अपने मतलब शरीर का फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, ब्लड फिल्ट्रेशन, और इससे ही मूत्राशय, वो सारा कार्य जो होता है वो कृत्रिम रूप से होता है, मतलब वो मानव निर्मित बनाया हुआ एक यंत्र है, उसके द्वारा होता है। उस पर आप नोट्स लिखना चाहो तो आपके बुक में लिखा हुआ है, हालांकि कभी कभी पूछ सकता है, हालांकि जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ आपको ज़रूर बताया जाएगा। उतना मैंने आपको जो बताया उस चीज़ को समझ के आप वैसे लिख सकते हो, वो उतना ज़रूरी नहीं था, इसलिए मैंने मुंह से सीधा बताया, क्योंकि आप समझ जाओगे ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी डायलिसिस आएगा तो बाबा को याद करना, ठीक है। कौन से बाबा, विराट कोहली वाले बाबा, ठीक है। जहाँ विराट कोहली जाते हैं वहाँ तो तुम लोग अपने आप चले जाते हो, ठीक है। तो प्रेमानंद जी महाराज को याद करना, और सीधा क्या उनको डायलिसिस पे है, क्यों, क्योंकि उनकी किडनी खराब है, तो किडनी खराब है तो किडनी डायलिसिस पे होता है। डायलिसिस क्यों होगा, इनकी किडनी काम नहीं करेगी, तो तुम खुद से लिख दोगे जिनकी किडनी काम नहीं करती, मतलब जिनकी वृक्क काम नहीं करता है, उनके लिए कृत्रिम उनसे एक यंत्र बनाया गया है, इसे डायलिसिस बोलते हैं, ठीक है। अब वो उसके बारे में उतना ज़्यादा और टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है। इसी के साथ जय प्रक्रम का चारों पार्ट समाप्त हुआ, ठीक है। मैं अब नेक्स्ट क्लास हम लोग का रहेगा वो फिजिक्स का रहेगा, ठीक है। हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन, उसके लिए होपफुली आपका कल वो क्लास आपके यूट्यूब पे आ जाएगा, और यहाँ तक के क्लास को आप लोग देखो, ठीक है। आप थोड़ा सा अगर थोड़ा वीडियो स्लो रहेगा, क्योंकि मेरी वीडियो थोड़ी स्लो है, तो उसको आप 1.5x पे करके देखो, सबसे अच्छा आपको फील होगा, आप भी अच्छे से पढ़ पाओगे, समझ में भी आएगा, क्योंकि थोड़ा फास्ट होना चाहिए ना, मैं लिख रहा हूँ ये सब कर रहा हूँ तो थोड़ा स्लो हो जाता है। 1.5x पे देखो अच्छे से, और वीडियो को रिवाइज करते चलो, ठीक है। और साथ में वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करो, लाइक करो, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बोलो कि आने के लिए, ठीक है। हमने एक पार्ट कंप्लीट कर दिया है, जब ये अभी हम लोग चलेंगे साइंस के बाकी भी दो चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग इस पर वापस आएंगे, फिर हम लोग पहले जनन देखेंगे, फिर अनुवांशिकी देखेंगे, फिर देखते देखते जो बड़ा चैप्टर है पहले उसको कवर करेंगे, फिर दूसरे चैप्टर की तरफ आएंगे, फिर हम लोग मैथ्स शुरू करेंगे, फिर मैथ्स में भी वो सब्जेक्ट जिससे ज़्यादा नंबर आते हैं उसको ध्यान देंगे, फिर बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे। मैथ्स के साथ क्या है कि जब मैं मैथ पढ़ाना शुरू करूँगा तो बाकी सब्जेक्ट के साथ एक क्लास मैथ का ही रहेगा, भले वो वीडियो 15 मिनट का ही क्यों ना आए,
क्योंकि एक कॉन्सेप्ट आपको समझा देने के बाद आपका काम होगा उसको बनाने का। बाकी जो डाउट आएगा आप टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, वहाँ पे आप डाउट अपना भेज सकते हो, नहीं तो फिर मैं कोशिश करूँगा धीरे धीरे सारा क्वेश्चन में बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।